नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे संयुक्त राष्ट्र में भारत और मालदीव। फिर हम चर्चा करेंगे लक्षद्वीप का विकास और इजराइल हमास संघर्ष और आनुपातिकता सिद्धांत पर। तत्पश्चात हम देखेंगे डिजिटल शिक्षा संसाधन और दिव्यांग व प्रशासन में विश्वास का निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एडिटोरियल्स को। उसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण आलेखों की चर्चा करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे रिंगमा नागाओं द्वारा स्वायत्त जिला काउंसिल की मांग, नकली दवाइयों पर कार्रवाई, एफबीआई की संगठित अपराध निवारण कार्रवाई के बारे में। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिसकी उत्तर संरचना भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। यह है पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से है। यह संदर्भित है संयुक्त राष्ट्र में भारत और मालदीव की हालिया घटनाओं के संदर्भ में। हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को 2021-2022 सत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है और ये मालदीव के इतिहास में पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र के किसी उच्च पद पर मालदीव के किसी मंत्री की नियुक्ति हुई हो। अब्दुल्ला शाहिद के द्वारा सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में उनके द्वारा अध्यक्षता भी की जाएगी और इसका भारत के लिए भी काफी महत्व है। उल्लेखनीय है कि मालदीव के द्वारा जो विजय प्राप्त की गई है वह 48 वोटों की तुलना में 143 मतों के माध्यम से प्राप्त की गई है और मालदीव को द्वीपीय देशों के संगठन, जिसे हम स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स सिट्स के नाम से भी जानते हैं, उसका भी समर्थन उसे प्राप्त हुआ है। मालदीव के संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने के पश्चात यह आशा की जा रही है कि उसके द्वारा समय समय पर विविध प्रकार के मुद्दों को सामने उठाया जाएगा, जिसमें जलवायु परिवर्तन का मुद्दा, दक्षिण एशिया में सहयोग को बढ़ावा, आतंकवाद निवारण का मुद्दा आदि महत्वपूर्ण होंगे। हमें यह भी जानना चाहिए कि मालदीव के विपक्ष में अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खड़े थे। हालांकि भारत द्वारा नवंबर 2020 में ही मालदीव के समर्थन की घोषणा कर दी गई थी। क्योंकि भारत द्वारा भी मालदीव के पक्ष में प्रचार किया गया, अतः मालदीव के अब विजयी होने पर भारत ये आशा कर सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की नीतियों को आगे बढ़ाए जाने के दृष्टिकोण से मालदीव के विदेश मंत्री के अध्यक्ष बनने के बाद भारत को इसका काफी लाभ प्राप्त होगा। यह उम्मीद की जा रही है कि मालदीव के विदेश मंत्री के द्वारा आगे एक भारतीय सलाहकार से कार्यों के संदर्भ में सलाह ली जाएगी और इससे भारत के हितों को संयुक्त राष्ट्र महासभा में बढ़ावा दिया जाना संभावित है। इससे पहले तुर्की द्वारा महासभा की अध्यक्षता की गई थी। हालांकि तुर्की की अध्यक्षता किए जाने पर पाकिस्तान को अप्रत्यक्ष समर्थन मिला था, जिससे उसके द्वारा जम्मू कश्मीर के मामले को उठाया जा रहा था। लेकिन मालदीव के कार्यकाल में भारत अब अपनी उपलब्धियों को सामने लाने के लिए कार्य कर सकता है, जिसमें आने वाले वर्ष में भारत की स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे और इसकी उपलब्धियां भी संयुक्त राष्ट्र में दिखाई जा सकती हैं। भारत ये उम्मीद कर रहा है कि मालदीव की अध्यक्षता होने से भारत दक्षिण एशिया और मालदीव के साथ अपने संबंधों को भी काफी बेहतर कर पाएगा। यदि हम बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन जनरल असेंबली की, तो यह है संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्धारण और प्रतिनिधि अंग है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य राष्ट्रों का महासभा में प्रतिनिधित्व होता है और यह इस रूप में एक सार्वभौमिक प्रतिनिधित्व वाला संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है। महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष सभा के द्वारा 1 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है और अध्यक्षता के संदर्भ में प्रेसिडेंसी 5 भौगोलिक समूहों के बीच सामूहिक रूप से घूमती है, जिसमें अफ्रीकी, एशिया प्रशांत, पूर्वी यूरोपीय, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन और पश्चिमी यूरोपीय व अन्य राज्य शामिल हैं। इन समूहों में मालदीव का चुनाव संयुक्त राष्ट्र की महासभा के एशिया प्रशांत समूह से हुआ है। संयुक्त राष्ट्र का एशिया प्रशांत समूह 53 सदस्य राज्यों से मिलकर बनता है और अफ्रीकी समूह के बाद सदस्य राज्यों की संख्या के हिसाब से यह
है दूसरा सबसे बड़ा समूह है। इसका क्षेत्र कुछ देशों को छोड़कर एशिया और ओशिनिया के अधिकांश महाद्वीपों से बना हुआ है। यदि हम संयुक्त राष्ट्र महासभा में निर्णय लेने की प्रणाली पर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय जैसे कि शांति और सुरक्षा, नए सदस्यों का प्रवेश और बजटीय मामलों आदि पर महासभा में 2/3 बहुमत की आवश्यकता के आधार पर निर्णय लिया जाता है। हालांकि अन्य प्रश्नों पर निर्णय साधारण बहुमत से होते हैं। आपको यह भी याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की तरह संयुक्त राष्ट्र का जो महासभा यानी यूएनजीए है, उसके पास कोई बाध्यकारी वोट या वीटो शक्ति नहीं है, जो इसकी एक प्रकार से सीमा भी कही जा सकती है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार महासभा कुछ अन्य कार्य भी करती है या फिर कर सकती है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के बजट पर विचार और अनुमोदन, जिसमें सदस्य राज्यों के वित्तीय मूल्यांकन की स्थापना भी शामिल है, सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों और अन्य संयुक्त राष्ट्र परिषदों और अंगों के सदस्यों का चुनाव, साथ ही सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की भी नियुक्ति की जाती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा निशस्त्रीकरण सहित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहयोग के सामान्य सिद्धांत पर विचार और सिफारिशें की जाती हैं और साथ ही साथ वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित किसी भी प्रश्न पर चर्चा कर सकती है। हालांकि यह उन विषयों को छोड़ देती है जहां पर वर्तमान में सुरक्षा परिषद के द्वारा किसी विवाद या स्थिति पर चर्चा की जा रही होती है। यानी यदि हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विचाराधीन विषयों को छोड़ दें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित अधिकांश विषयों पर संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा चर्चा की जा सकती है और इस रूप में यह काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। मालदीव के द्वारा अध्यक्षता ग्रहण किए जाने के बाद भारत ये आशा कर रहा है कि भारत के हितों को भी भारत और मालदीव दोनों मिलकर आगे बढ़ाएंगे, जिससे दक्षिण एशिया के साथ ही जो विकासशील देशों के हित हैं वह भी बेहतर तरीके से पूर्ण किए जाने में काफी सहायता प्राप्त होगी। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी और गवर्नेंस दोनों से है। हाल ही में लक्षद्वीप काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल के द्वारा लक्षद्वीप का विकास मालदीव की तर्ज पर किए जाने के लिए कई सारे नियम और विनियमों को सामने रखा गया है और इसके माध्यम से उसका विकास किए जाने का लक्ष्य सामने प्रस्तावित किया गया है। इसमें लक्षद्वीप में 2 बच्चों की नीति को लागू करने के संदर्भ में प्रयास किए गए हैं। लक्षद्वीप में गौवध पर रोक लगाए जाने का प्रस्ताव किया गया है और गुंडा एक्ट आदि के माध्यम से अपराध को कम करने के लिए भी कार्य किया गया है। हालांकि प्रफुल्ल पटेल की सबसे ज्यादा आलोचना व चर्चा जिस कार्य के लिए हो रही है वह है लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021। यदि हम लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021 के विविध प्रावधानों की बात करें तो इसके माध्यम से सरकार अधिसूचना के द्वारा योजना और विकास प्राधिकरणों की सहायता हेतु किसी व्यक्ति को मुख्य नगर योजनाकार के रूप में नियुक्त कर सकती है, जिसे हम चीफ टाउन प्लानर कहेंगे। साथ ही साथ किसी भी क्षेत्र को योजना क्षेत्र के रूप में सरकार द्वारा घोषणा की जा सकती है, जिसके संदर्भ में यह प्रावधान किया जा सकता है कि सभी या कोई भी नियम और विनियमन ऐसे नियोजन क्षेत्रों पर लागू होंगे। इस प्रकार के नियमों से केवल छावनी क्षेत्रों को ही छूट प्रदान की गई है। लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण के माध्यम से लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी के निर्माण का भी प्रस्ताव किया गया है, जो किसी भी क्षेत्र के विकास की योजना बनाए जाने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बॉडी के रूप में कार्य करेगी। एलडीए के माध्यम से किसी क्षेत्र का विकास किए जाने के लिए विविध प्रकार के भूमि उपयोग संबंधी नक्शे बनाए जाएंगे और साथ ही साथ उस क्षेत्र का विकास करने के लिए व्यापक विकास योजनाएं भी तैयार की जाएंगी। साथ ही साथ वह लक्षद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे या ट्रामवे आदि बना सकती है, उसके संदर्भ में भी इसको शक्तिबद्ध किया गया है। प्रावधानों के अनुसार इसमें
कानूनी प्रतिरक्षा और दंड का भी प्रावधान है, जिसके तहत विकास योजना पर किसी के द्वारा सवाल नहीं उठाया जाएगा और किसी भी विकासात्मक गतिविधि हेतु निवासियों को उनकी संपत्ति से हटाया या स्थानांतरित भी किया जा सकता है। साथ ही साथ यदि कोई व्यक्ति विकास योजना के कार्य में बाधा डालने का काम करेगा तो उसको कारावास जैसे दंड का भी प्रावधान किया जा सकता है। प्रशासन का कहना है कि इस प्रकार के विनियमन के माध्यम से न केवल लक्षद्वीप में पर्यटन विकास होगा, अपितु इसके माध्यम से आय और रोजगार सृजन के भी अवसर बढ़ेंगे। इसका सामरिक महत्व भी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से श्रीलंका और मालदीव के आदि क्षेत्रों में विविध प्रकार की विकासात्मक गतिविधियां देखी जा रही हैं। इस विकासात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में चीन ने भी काफी अपने हित को साधा है। तो भारत यदि लक्षद्वीप का विकास बेहतर ढंग से कर पाएगा तो वह एक प्रकार का आदर्श प्रस्तुत कर सकता है द्वीपीय विकास के संदर्भ में, और इसके आधार पर वह हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को भी प्रतिसंतुलित करने में अपनी भूमिका निभा सकता है। हालांकि इस प्रकार के विनियमन के संदर्भ में कुछ ऐसे समस्याग्रस्त प्रावधान हैं जिसे हमें समझना होगा, जैसे कि इस प्रकार के विनियमन के माध्यम से जो विकास की परिभाषा दी गई है, उस विकास की परिभाषा में लक्षद्वीप की जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है, जिसमें अधिकांश लक्षद्वीप के द्वीप मूंगे की चट्टान आदि से बने हैं, यदि उसमें किसी प्रकार का अनियंत्रित इंजीनियरिंग, खनन, उत्खनन और भूमि उपयोग परिवर्तन संबंधी विकास कार्य किया जाएगा तो इससे वहां की जो सुभेद भौगोलिक स्थिति है उसको हानि पहुंच सकती है। साथ ही साथ इसमें जिस तरीके से प्रावधान किए गए हैं वह विकास योजना पर किसी के द्वारा सवाल न उठाए जाने का प्रावधान करता है, जो लोकतंत्र में प्रश्न पूछने के अधिकार के विपरीत ही जाता है। साथ ही साथ स्थानीय समुदायों को भय है कि विकास के नाम पर उन्हें उनकी संपत्ति से जबरन हटाया जा सकता है या फिर स्थानांतरित भी किया जा सकता है, और यदि वे किसी प्रकार का विरोध करते हैं तो विकास योजना में विरोध डालने पर उनको कारावास जैसे दंड को भी दिया जा सकता है, जो उनके विरोध को निष्फल बना सकता है। समस्याग्रस्त प्रावधानों में यह भी तर्क दिया जा रहा है कि किस प्रकार से इस प्रकार के नियमों को बनाए जाने के लिए लोगों की जरूरतों और भौगोलिक यथार्थों की अनदेखी की गई है, जिसके तहत नियमों के तहत हम लक्षद्वीप में राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे, हवाई अड्डों की परिकल्पना कर रहे हैं, जबकि द्वीप के लोगों की यह मांग है कि उन्हें भारतीय मुख्य भूमि से ज्यादा संपर्क स्थापित करने के लिए परिवहन लिंक्स को स्थापित करना चाहिए, जिसके तहत लोग चाहते हैं कि लक्षद्वीप का जुड़ाव भारतीय मुख्य भूमि से किए जाने के लिए अधिक से अधिक जहाज, नाव और सुविधाओं का बेहतर प्रबंधन किया जाए, ना कि यहाँ पे बड़े बड़े हाईवे और एयरपोर्ट बनाए जाने चाहिए जिसकी उन्हें आवश्यकता ही नहीं है। लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन 2021 के साथ जो मुद्दे हैं उसे आप इस प्रकार के चित्र में भी देख सकते हैं, जिसके तहत नागरिकों को जबरन बेदखली का भय है। उनके द्वारा इस बात को स्थापित किया जा रहा है कि यह विकास की आड़ में रियल एस्टेट लॉबी के हितों को आगे बढ़ाने के लिए किया जाने वाला एक प्रयास है और इसके माध्यम से पर्यावरण को केवल नुकसान ही होगा। साथ ही साथ यह पीढ़ियों से प्रचलित जीवन शैली को बाधित करेगा और स्थानीय लोगों की संस्कृति को भी खतरा पैदा करेगा, क्योंकि लक्षद्वीप में 90% से अधिक लोग अल्पसंख्यक हैं और अधिकांश अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं। साथ ही साथ इस लक्षद्वीप की विकास की योजना बनाने में भौगोलिक वास्तविकताओं की अनदेखी की गई है और यह पीढ़ियों से प्रचलित जीवन शैली के अनुरूप भी नहीं है। साथ ही साथ यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी परामर्श नहीं लिया गया और इसे अपने आप ही एक नियमन के रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसका विरोध किया जा रहा है। विनियमन के संदर्भ में वर्तमान स्थिति यह है कि इसको रोके जाने के लिए केरल हाई कोर्ट तक बहुत सारे लोग पहुंचे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि भविष्य में न्यायपालिका इसके संदर्भ में अंतिम निर्णय किस प्रकार से लेती है। फिर भी इस पूरे विनियमन की पृष्ठभूमि में हमें ये समझना होगा कि यदि हम
टॉप डाउन अप्रोच के माध्यम से केवल और केवल केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से ही किसी क्षेत्र का विकास करने की संकल्पना के साथ सामने आएंगे, तो इस प्रकार का टॉप डाउन अप्रोच जरूरी नहीं है कि सामान्य स्तर पर निवासित लोगों को पसंद ही आए। वर्तमान में नीति आयोग आदि के द्वारा जिस प्रकार से जमीनी स्तर पर विकास के दृष्टिकोण को सामने लाया गया है, सहभागी आधार पर विकास की बात की जा रही है, उसके संदर्भ में तो बेहद जरूरी हो जाता है कि किसी भी क्षेत्र का विकास किए जाने के संदर्भ में स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर कार्य किया जाना चाहिए और इसी आधार पर विकास की कोई योजना की सफलता की भी कामना की जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। इसमें बात की गई है इजराइल हमास संघर्ष और आनुपातिकता सिद्धांत की, जिसमें यह तर्क दिया गया है कि इजराइल हमास के संघर्ष में आनुपातिकता के सिद्धांत को लागू नहीं किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मई का महीना इजराइल और हमास के मध्य 11 दिन की लड़ाई के रूप में देखा गया। इसके तहत गाजा पट्टी पर शासन करने वाले चरमपंथी फिलिस्तीनी संगठन हमास के द्वारा इजराइल की जनसंख्या को टारगेट करते हुए रॉकेट दागे गए और बदले में इजराइल द्वारा भी कार्रवाई की गई थी। इस पूरे प्रकरण के संदर्भ में इजराइल का यह आरोप है कि हमास के द्वारा अपने क्षेत्रों में जो विशेष रूप से जनसंख्या सघन क्षेत्र होते हैं, वहां पे रॉकेट लॉन्चिंग स्थलों की स्थापना की जाती है और वह एक प्रकार से सघन जनसंख्या को बच्चों और महिलाओं को अपना आड़ बनाते हुए यानी शील्ड बनाते हुए रॉकेट दागता है, जिसके तहत किसी भी प्रकार की अगर प्रतिक्रिया की जाती है तो उसके रॉकेट लॉन्चिंग स्थानों के आसपास स्थित जनसंख्या को हानि पहुंचेगी, जिससे इजराइल की आलोचना की जाएगी। इजराइल का यह आरोप है कि हमास युद्ध अपराधों का दोषी है क्योंकि वह आनुपातिकता सिद्धांत का उल्लंघन करता है। जब हम संघर्षरत क्षेत्र में आनुपातिकता सिद्धांत की बात करते हैं तो इस सिद्धांत के तहत यह माना जाता है कि युद्ध के क्षेत्र को जनसंख्या के क्षेत्र से अलग स्थापित किया जाना चाहिए और जब भी हमला किया जाना चाहिए तो उसमें सैन्य क्षेत्र को ही टारगेट किया जाना चाहिए, इसमें सिविलियन क्षेत्र को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इजराइल द्वारा हमास पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वह युद्ध को संचालित करते समय जनसंख्या को ही अपनी आड़ बना लेता है, जनसंख्या को ही अपनी शील्ड बना लेता है, जिससे यदि इजराइल द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया की जाती है तो बड़े संख्या में फिलिस्तीनी नागरिक मारे जाते हैं। साथ ही साथ हमास के द्वारा समय समय पर हमला किए जाने के समय केवल सैन्य क्षेत्रों को ही टारगेट नहीं किया जाता है, वह असैन्य क्षेत्रों को भी टारगेट करता है और जब इजराइल इसके बदले में कार्रवाई करता है तो बड़ी संख्या में निर्दोष जनता मारी जाती है। इस रूप में हमास जिस तरीके के कार्य कर रहा है वह युद्ध अपराधों के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन इजराइल का कहना है कि केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की कार्रवाइयों के संदर्भ में ही उसकी आलोचना की जाती है। हमास द्वारा जो इस प्रकार के युद्ध अपराध किए जा रहे हैं उस पर कदाचित ही ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार से हमें युद्ध के समय आनुपातिकता सिद्धांत को ध्यान में रखे जाने की जरूरत है और इसका उल्लंघन इजराइल द्वारा किया जा रहा है अथवा हमास द्वारा किया जा रहा है, उसके संदर्भ में उत्तरदायित्व को निर्धारित किए जाने के लिए हमें कार्रवाई करनी होगी। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से है। यह केंद्रित है डिजिटल शिक्षा संसाधन और दिव्यांग पर, जिसमें हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा डिजिटल शिक्षा से संबंधित विविध संसाधनों जैसे कि किताबों आदि के संदर्भ में दिव्यांग छात्रों के लिए नवीन गाइडलाइंस जारी की गई है। 2020 और 2021 का काल ऐसा काल रहा है जिसमें कोविड-19 के चलते शिक्षा ऑनलाइन हो गई। हालांकि यह जो ऑनलाइन शिक्षा है वह मुख्य रूप से दिव्यांग छात्रों के लिए काफी सारी समस्याओं को आगे बढ़ा देती है, क्योंकि दिव्यांग छात्रों को पुस्तकों को पढ़ने के संदर्भ में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
मुख्य रूप से जो पीडीएफ प्रदान की जाती है वह पीडीएफ जो है वह दिव्यांग छात्रों द्वारा पढ़ी नहीं जा सकती, जिससे उनको काफी समस्याएं पैदा होती हैं। इसी पूरी समस्या को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय अब ऑनलाइन शिक्षा के दौरान जो विविध प्रकार के किताबें, मटेरियल और रिसोर्सेज आदि प्रदान किए जाते हैं, उनको अनुकूलित बनाए जाने के दृष्टिकोण से नवीन गाइडलाइंस के साथ अब सामने आया है, जो मुख्य रूप से 4 सिद्धांतों पर आधारित है। इसके तहत सभी शैक्षणिक संसाधन यानी पुस्तकों आदि को पहुंच योग्य, संचालित करने योग्य, समझने योग्य और बेहतर बनाए जाने पर बल दिया गया है। इसके तहत सभी प्रकार की पुस्तकें जैसे कि एनसीईआरटी आदि की पुस्तकों को डिजिटली इस प्रकार से पहुंचशील बनाए जाने पर बल दिया गया है, जिसके माध्यम से वह विभिन्न फॉर्मेट्स में उपलब्ध हो सके, जैसे कि वो टेक्स्ट फॉर्मेट में उपलब्ध हो, ऑडियो फॉर्मेट में उपलब्ध हो, वीडियो फॉर्मेट में उपलब्ध हो और साथ ही साथ उनको साइन लैंग्वेजेस आदि में भी उपलब्ध कराया जा सके। इसमें मांग के आधार पर टर्न ऑफ और टर्न ऑन का फीचर भी होना चाहिए और अलग अलग प्रकार की दिव्यांगताओं से युक्त छात्रों के लिए अलग अलग प्रकार के संसाधनों का विकास किया जाना चाहिए, जैसे कि इसमें सुनने योग्य संसाधन, देखने योग्य संसाधन अथवा ऑटिज्म आदि से पीड़ित बच्चों के लिए भी विविध प्रकार के मटेरियल, बुक्स आदि को प्रदान किया जाना चाहिए। इसमें ऐसे संसाधन भी प्रदान किए जाने चाहिए जिसमें चित्रों को वर्णित करने वाली पाठ्य पुस्तकों का भी विकास किया जा सके। हालांकि शिक्षा मंत्रालय द्वारा यह जो गाइडलाइंस प्रस्तुत की गई हैं, उसकी प्रारंभ से ही काफी आलोचना की जा रही है। गाइडलाइंस में विविध प्रकार के तकनीकी नवाचारों को अपनाए जाने की बात कही गई है, लेकिन खुद जो गाइडलाइंस हैं वह पीडीएफ फॉर्मेट में है, जो दिव्यांगों के लिए पहुंचशील नहीं है। साथ ही साथ गाइडलाइंस को लागू करने के लिए हमें काफी व्यापक रूप से कार्य करना होगा, जिसके तहत एनसीईआरटी जैसी संस्थानों को और भी ज्यादा समावेशी बनाए जाने की आवश्यकता है, स्कूलों को और भी ज्यादा समावेशी बनाए जाने की आवश्यकता है, तभी हम इसके संदर्भ में ठोस आधार पर कार्य कर पाने में सक्षम होंगे। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस से है। यह केंद्रित है प्रशासन में विश्वास के निर्माण से। हाल के समय में भारत में प्रशासन के समक्ष अनेक चुनौतियां विद्यमान देखी गई हैं, जिसमें भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, अनुत्तरदायित्व, लाल फीताशाही, लोगों में प्रशासन के प्रति विश्वास में कमी आदि महत्वपूर्ण है। यह कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिसके निवारण के लिए हाल ही में आंध्र प्रदेश में एक नवीन पहल की गई है, जिसमें ई-गॉव फाउंडेशन के माध्यम से पेटीएम, ओला, उबर जैसी ऐप्स के द्वारा जिस तरीके की सेवाएं दी जाती हैं, उसी प्रकार की सेवाओं के मॉडल को गवर्नमेंट सेवाओं की डिलीवरी में भी लागू किए जाने पर बल दिया गया है। इसके तहत ई-गॉव फाउंडेशन के द्वारा सभी सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है और इसके तहत लोगों के विश्वास को हासिल करने के लिए एक प्रमुख सोशल ट्रस्ट का प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। इस पूरे मॉडल के तहत जो भी नागरिक शिकायतें आती हैं, उनको विविध माध्यमों से समाधान किए जाने पर बल दिया जाता है। इसके तहत शिकायत निवारण के लिए अलग अलग प्रकार के साधनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, मोबाइल फोन से शिकायत दर्ज कर सकते हैं, फोन के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं और जब भी आप शिकायत करेंगे तब तुरंत ही उसका संज्ञान लिया जाएगा और इसके लिए आपको एक विशिष्ट शिकायतकर्ता नंबर भी दिया जाएगा। फिर एक एसएमएस नोटिफिकेशन के माध्यम से शिकायत निवारण कब किया जाएगा उसकी तारीख बताई जाएगी और जिस व्यक्ति द्वारा उसे किया जाएगा उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। इस पूरे मॉडल में यह सुनिश्चित किया गया है कि शिकायत निवारण करने वाले व्यक्ति को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सके और यदि इसमें किसी भी प्रकार की स्थिति में बदलाव होता है तो इसका त्वरित नोटिफिकेशन शिकायतकर्ता व्यक्ति को प्राप्त होता है। जब शिकायत निवारण हो जाता है तो नागरिकों द्वारा स्टार रेटिंग दी जाती है और यदि नागरिक किसी प्रकार की स्टार रेटिंग नहीं देते हैं तो उनको वापस फोन करके पूछा जाता है और समय समय पर उनसे फीडबैक भी लिया जाता है।
सरकार द्वारा जितनी प्रकार की सेवाएं दी जा रही हैं उनको ऑनलाइन करते हुए उसे डैशबोर्ड में डाला गया है और उसकी निरंतरता के आधार पर निगरानी की गई है। आंध्र प्रदेश में जो इस प्रकार का मॉडल अपनाया गया है उसके कई सकारात्मक परिणाम भी देखे गए हैं। जैसे कि यह कहा जा रहा है कि हाल के समय में शिकायतें बढ़ी हैं, लेकिन जो शिकायतें बढ़ी हैं वो इस बात को दर्शाता है कि प्रशासन में जनता का विश्वास बढ़ रहा है, क्योंकि जनता को ये लगता है कि हम यदि शिकायत करेंगे तो समयबद्ध आधार पर उसका निवारण होगा और इसके माध्यम से यदि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है तो उसके मामले में भी कार्रवाई की जा सकेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि हमें इस प्रकार के मॉडल को अन्य क्षेत्रों में भी लागू करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 और 3 में पॉलिटी और आंतरिक सुरक्षा से है। यह केंद्रित है असम के रेंगमा नागाओं के द्वारा स्वयं के लिए स्वायत्त जिला काउंसिल की मांग से। रेंगमा भारत के नागालैंड और असम राज्यों में पाई जाने वाली एक नागा जनजाति है और 2011 की जनगणना के अनुसार इसकी जनसंख्या लगभग 62,951 है। नागालैंड में रेंगमाओं का मुख्यालय सेमन्यू में है, जबकि असम में रेंगमाओं का मुख्यालय फैंडसोरो या करेगा गांव में है। स्वायत्त जिला परिषद की मांग किए जाने के संदर्भ में रेंगमा नागाओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि रेंगमा नागाओं का एक लंबा इतिहास रहा है और उनके द्वारा ब्रिटिशों के खिलाफ भी काफी लंबे समय से संघर्ष किया गया था। हालांकि स्वतंत्रता के पश्चात रेंगमाओं को कर्बी लोगों के समान अधिकार नहीं दिए गए, जिसके चलते अब उनके द्वारा इस प्रकार के अधिकारों की मांग की जा रही है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइवा के द्वारा भी उनका समर्थन किया जा रहा है, जिसके निवारण के लिए हमें कार्यवाही करनी होगी। जब हम बात करते हैं स्वायत्त जिला परिषद यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की, तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अनुसार 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में आदिवासी क्षेत्र को महत्वपूर्ण रूप से स्वायत्तता दिए जाने के लिए हम इनको स्वायत्त जिला परिषद के रूप में घोषित करते हैं। यह जो स्वायत्त जिला परिषद आदि की घोषणा की जाती है वह 5वीं अनुसूची के अनुरूप अनुसूचित क्षेत्र यानी शेड्यूल एरिया से एक अलग संकल्पना होती है, जिसके तहत यह जो स्वायत्त जिला परिषद वाले क्षेत्र होते हैं यह तकनीकी तौर पर तो राज्य के कार्यकारी प्राधिकरण के तहत आते हैं। हालांकि स्वायत्त जिलाओं में निवासित जनजातियों के अधिकारियों की रक्षा के लिए उनको कुछ अतिरिक्त विधायी और न्यायिक शक्तियां दी जाती हैं। इस प्रकार की विधायी और न्यायिक शक्तियों के प्रयोग के लिए स्वायत्त जिला परिषदों में जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद के निर्माण का प्रावधान किया जाता है और इसमें ये कोशिश की जाती है कि प्रत्येक जिला एक स्वायत्त जिला हो और राज्यपाल उक्त जनजातीय क्षेत्रों की सीमाओं को अधिसूचना के द्वारा संशोधित या विभाजित कर सकते हैं। यानी मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम आदि क्षेत्रों में जनजातीय हितों को बढ़ावा दिए जाने के लिए स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की गई है। असम में मुख्य रूप से 3 स्वायत्त जिला परिषद क्षेत्र हैं, जिसमें बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, कर्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद और दीमा हसाओ स्वायत्त जिला परिषद महत्वपूर्ण है। अब रेंगमा जनजाति भी इसके संदर्भ में स्वायत्त जिला परिषद की मांग कर रही है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 पर दिए गए आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। इसमें बात की गई है नकली दवाओं पर कार्रवाई की। हाल ही में इंटरपोल के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नकली दवाओं पर कार्रवाई करने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन किया गया, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन पेंजिया 14। इसके माध्यम से 92 देशों में 1 लाख से अधिक वेबसाइट और प्लेटफॉर्म्स पर कार्रवाई की गई है और भारत भी इसमें शामिल है, जिसके तहत भारत में भी सीबीआई के तत्वाधान में कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 2008 में ऑपरेशन पेंजिया के तहत कार्रवाई की गई थी। यह जो नकली दवाओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है वह इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है
क्योंकि कोरोना काल में विविध प्रकार की दवाओं की मांग बढ़ी है, जिसका लाभ अपराधी प्रकार के तत्वों द्वारा उठाया गया है, जो नकली दवाओं को बेचने के लिए विविध प्रकार की वेबसाइट बनाते हैं और उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचते हैं। इसी को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरपोल ने ऑपरेशन किया। भारत में सीबीआई के द्वारा इसके संदर्भ में इंटरपोल के साथ मिलकर ऑपरेशन किया गया है, जिसके माध्यम से विविध प्रकार की नकली दवाओं को लक्षित करके कार्यवाही की गई है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है। यह केंद्रित है अमेरिका की कानून प्रवर्तन एजेंसी एफबीआई द्वारा संगठित अपराध के लिए किए गए एक कार्य से। हाल ही में अमेरिका की प्रमुख कानून प्रवर्तन एजेंसी एफबीआई के द्वारा वैश्विक स्तर पर फैले संगठित अपराध और ड्रग्स और हथियारों के संगठनों पर नियंत्रण करने के लिए एक नवीन तकनीकी नवाचार किया गया। इसके तहत उसके द्वारा एक नवीन संचार संबंधी ऐप का विकास किया गया, जिसको नाम दिया गया एनोम। इसके माध्यम से अपराधी तत्वों द्वारा आपसी संचार किया गया और बाद में एफबीआई द्वारा उन्हें पकड़कर सजा दिलाने के लिए कार्रवाई की गई है। उल्लेखनीय है कि विविध प्रकार के संगठन जो अपराधों में लिप्त रहते हैं, इस प्रकार के आपराधिक तत्वों द्वारा आपसी संचार यानी कम्युनिकेशन आदि करने के लिए विविध गुप्त प्रकार के कूटबद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एनक्रोचैट, स्काई, ईसीसी आदि महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जब वैश्विक कानून प्रवर्तन एजेंसियों के द्वारा इस प्रकार के एनक्रोचैट और स्काई ईसीसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया, तो आपराधिक तत्वों को नवीन प्रकार के संचार को करने के लिए एक नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की आवश्यकता महसूस हुई। एफबीआई द्वारा इसका लाभ उठाया गया और उसने खुद से ही एनोम नाम के एक ऐप का विकास किया। एनोम ऐप का प्रयोग करते हुए विविध प्रकार के अपराधी तत्व चोरी छिपे इस तरीके की कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे थे, जिसको एफबीआई ने अब सामने ला दिया है और वे अब उन्हें सबूतों के साथ पकड़कर कार्रवाई करने में सक्षम हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, भारत और मालदीव के पास संयुक्त राष्ट्र में सत्ता संरचनाओं को बदलने के लिए मिलकर काम करने का अवसर है, कथन की जांच करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, लक्षद्वीप द्वीपों के लिए प्रस्तावित विकास योजनाओं का समालोचनात्मक मूल्यांकन करें। 10 अंक 150 शब्द। पहले प्रश्न की उत्तर की संरचना में आप भूमिका में मालदीव के संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष बनने को संक्षेप में स्पष्ट करेंगे और फिर आप मालदीव को भारत द्वारा दिए गए समर्थन की व्याख्या करेंगे और मालदीव द्वारा उठाए जा सकने वाले संभावित विषयों को भी वर्णित करेंगे। फिर आप मालदीव के अध्यक्ष बनने से भारत के लाभों को स्पष्ट करेंगे और इसमें कुछ चुनौतियों की भी व्याख्या करेंगे। फिर अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रदान करेंगे और इस प्रकार से अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में लक्षद्वीप के लिए प्रस्तावित विकास योजनाओं का सामान्य परिचय देंगे और फिर सबसे ज्यादा विवादित लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन को स्पष्ट करेंगे और इसके प्रमुख प्रावधान और लाभों को बताएंगे। फिर आप लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन को लेकर आशंकाओं को स्पष्ट करेंगे और अंत में उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।